Hi everyone. Hello, 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 hello. A very very गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ज्वाइन कीजिए क्लास को. आज हमारी एक बहुत प्यारी सी क्लास, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं. आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं. और रोटेशनल मैकेनिक्स करने के बाद ना, मैं तुम्हें सीरियसली बता रही हूँ, रोटेशनल मैकेनिक्स जैसा और कोई चैप्टर नहीं है. रोटेशनल मैकेनिक्स करने के बाद अब तुम्हें पूरी फिजिक्स ये लगेगी कि यार ऐसा भी तो चैप्टर होता है. ठीक है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है. तो जो सबसे बड़ा माउंटेन है ना, वो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और बहुत तसल्ली से क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2 हफ्ते सिर्फ एक चैप्टर को दिए हैं, जो हम लोगों ने पहले कभी भी नहीं किया है. ठीक है, 3 एडवांस क्वेश्चंस की क्लास लगी है रोटेशनल मैकेनिक्स के ऊपर. तो अब हम लोग करेंगे ग्रेविटेशन. अब तो बहुत मजा आएगा. ठीक है, अब तो हम लोग पता है खेल खेल में मस्ती कर करके हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और हम लोग को पता भी नहीं लगेगा इस चैप्टर को क्या. आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स है खेल खेल में खत्म हो जाएंगे बस. तो स्वागत है आप सबका 19 अगस्त को ये वाली जो क्लास कंडक्ट हो रही है उसके अंदर, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे नए चैप्टर को जिसका नाम है ग्रेविटेशन. और न्यूटन एप्पल, देखो न्यूटन एप्पल से ग्रेविटेशन पढ़ने का मतलब तुम समझ ही रहे होगे कि क्या होता है. बस मैं तुम लोगों को बच्चों इतना बता दूं कि अगेन एक और चैप्टर तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो, मतलब एक और चैप्टर जिसमें इतनी सारी जगह आएगा जहां पर तुम लोगों को ये फील होगा, अच्छा ये फॉर्मूला नहीं याद करना होता है. अच्छा ये जो एस्केप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. ये एस्केप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला सिर्फ इस सिचुएशन में लगता है, लेकिन और भी सिचुएशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है बहुत अमेजिंग हो. रोलिंग मोशन के लिए 1 2 3 पन्ने छोड़ दो, उसके अंदर तुम्हारे नोट्स भी आ जाएंगे. और जितने भी तरीके के क्वेश्चंस रोलिंग मोशन पे पूछे जाते हैं वो मैं क्लास में भी डिस्कस कर लूंगी. और ये जो रोलिंग मोशन के ऊपर क्लास है इसी वीक कंडक्ट हो जाएगी. 1 घंटे की क्लास है, पूरा रोलिंग मोशन पीवाईक्यूज वगैरह के साथ कंप्लीट करवा दूंगी. तो तुम देख पा रहे हो डिलीटेड टॉपिक है, फिर भी हम लोग उसको 1 घंटा देंगे. देंगे तो देंगे भाई, हम लोग कामकाजी लोग हैं, काम करने में शर्माते नहीं है, एक्स्ट्रा काम करने में शर्माते नहीं है ना. इतना बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, 1 साल दे रहे हो, तो हम लोग रिस्क टेकिंग ज्यादा करेंगे नहीं. ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे. पहले मैं ग्रुप लिंक दे देती हूँ ताकि पूरी की पूरी क्लास में चूचा ना हो, है ना. लेट मी गिव यू द ग्रुप लिंक. वेट, जो भी बच्चे अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं एडेड हैं, एक ही ग्रुप में ऐड होना है. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बच्चा 2 3 ग्रुप में ऐड है. तो उनके लिए मैं लिंक शेयर कर देती हूँ. दिस इज द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक. प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए. अभी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे तो इसमें भी दिक्कत आ सकती है कि मे बी तुम लोग ज्वाइन करने लगो लेकिन ज्वाइन ना हो, तो इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर लो और फिर बाद में तुम लोग क्लास खत्म होने के बाद तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो. एक रेडियस ऑफ गायरेशन का भी एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी मैं तुम लोगों को रोलिंग मोशन के साथ करवा दूंगी. बस मुझे तुम्हें बताना है कि ये होता है ना, इसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोला जाता है. ठीक है, जो बच्चे आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि भैया हमने तो फिजिक्स ही आज से स्टार्ट करी है, तुम लोगों को भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, विश्वास रखो. ठीक है जी. ओके, शुरू करते हुए बच्चों फिर हम लोग हमारी आज की क्लास को शेयरिंग द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू. देखो, क्या मुझे बताओ, क्या ये स्क्रीन परफेक्टली विजिबल है, ताकि मैं यहाँ पर सुनहरे अक्षरों में हमारे चैप्टर का नाम लिख सकूं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन को तो हम लोग इस वीक कंप्लीट कर देंगे. हो सकता है एक और क्लास लगे इसके ऊपर. ठीक है, बट इस वीक मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा 90 to 80% ऑफ द चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं केपलर्स लॉ के बारे में डिस्कशन, जो 1 घंटे का टॉपिक है या फिर मैं भी उससे कम टाइम का भी. और फिर बाद में हम लोग चलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर. ग्रेविटेशनल फोर्स कि सच दैट कि हम लोग टॉपिक आज की क्लास में खत्म कर दे, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कर पाए. शुरू करें. हाँ जी, एक बार जरा सा देखिए मैम, फिर तो सितंबर में 11 फिनिश हो जाएगी. सितंबर में क्लास 11 फिनिश. यस,
सितंबर में तुम्हारी क्लास 11th फिनिश करवा दूँगी, फिर पूरी अक्टूबर, नवंबर और आधा दिसंबर तुम्हारी तुम्हारी क्लास 12th फिज़िक्स। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, देखो सुनो यार, नया चैप्टर शुरू होता है ना, तो ऐसा मुझे लगता है कि शुरू से ओरिएंटेशन देनी पड़ेगी। अभी पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल ऐसे 9 बार गिन लो, ठीक है? बच्चे ना घबरा से जाते हैं कि यार हम लोगों ने अब मई में अपना सिलेबस कवरेज शुरू किया था, जून में किया था, अब अगस्त खत्म होने को आया है या फिर सितंबर खत्म होने को आया है, तो सिर्फ क्लास 11th फिज़िक्स हुई है। तो बच्चा यूनिटरी मेथड लगाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने टाइम में हमने क्लास 11th फिज़िक्स की, तो इतने टाइम में आप क्लास 12th फिज़िक्स करवा दोगे। है ना? तो इतना ज़्यादा ओवरथिंक किसी भी बच्चे को नहीं करना है। तुम लोग ऑलरेडी एक ऐसे एक्सपर्ट से पढ़ रहे हो जिससे पढ़ के बच्चे आज अपने ड्रीम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं। सो आई परफेक्टली नो व्हाट आई एम डूइंग। तुम लोग बस बिल्कुल अंधा विश्वास करो कि दी बोल रही है ना कि इतने टाइम में ये होना चाहिए, तो बस उतने टाइम में वो होना चाहिए। ठीक है जी? ओके, जहाँ पर ज़्यादा टाइम देना है, वहाँ पर ज़्यादा टाइम देंगे। मैकेनिक्स एक ऐसा यूनिट है जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज़्यूम है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स हमारे सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स इस यूनिट से बनते हैं, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम भी इस पर्टिकुलर यूनिट को दिया है। इस यूनिट के जो मेजर चंक ऑफ द चैप्टर्स है, वो कवर हो चुके हैं और आगे छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, चाहे मैं ग्रेविटेशन की बात करूँ, एसएचएम की बात करूँ या फिर वेव्स की बात करूँ। ठीक है, चलिए अब टॉपिक से अनरिलेटेड बात नहीं, अब हम ऐसा करेंगे जितने भी टॉपिक से अनरिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है, वो अब हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है? 9 बजे के आसपास कर लेंगे, केपलर्स लॉ को खत्म करने के बाद कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग केपलर्स लॉ की शुरुआत करते हैं। तो नया चैप्टर ग्रेविटेशन, टॉपिक नंबर 1 डाल दो। हाँ जी, टॉपिक नंबर 1 डाल दो, केपलर्स लॉज़। केपलर्स लॉज़, ठीक है? केपलर्स के 3 लॉज़ हैं, क्या है वो? उनके बारे में मैं अब तुम लोगों को बताती हूँ। तो बेसिकली केपलर्स के लॉज़ है किस बारे में, या फिर अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ, तो इस चैप्टर का मैं तुम्हें बताती हूँ, इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो ग्रेविटेशन का हमें अच्छे से पता है कि भाई कोई तो चीज़ होती है ग्रेविटी, ग्रेविटी की वज़ह से जो सेब है नीचे गिरता है, ठीक है? ग्रेविटी की वज़ह से कोई भी जो चीज़ है वो अर्थ के टुवर्ड्स जाती है। अब तुम लोग यहाँ पर इसका मॉडिफाइड वर्ज़न, ज़्यादा डिटेल वर्ज़न पढ़ोगे कि किस तरीके से अगर 2 बॉडीज़ के बीच में मास है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बीच में जो मीडियम है, वो किस तरीके का है, उन दोनों के बीच में मीडियम है भी कि नहीं, उन दोनों मासेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फ़ोर्स लगता है। अब फ़ोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन भी आएगा, है ना? फ़ोर्स लगता है तो एनर्जी भी आएगी, एनर्जी है तो एनर्जी में चेंजेस भी आएँगे। तो ये ग्रेविटी ही वो रीज़न है जिसकी वज़ह से जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, या फिर जो मून है हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। मतलब जो प्लैनेटरी मोशन है, या फिर किसी भी एक मास के अराउंड अगर दूसरा मास रोटेट करे, तो ये वाला जो मोशन है, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये जो सर्कुलर मोशन है ग्रेविटेशन की वज़ह से, उसके ऊपर इस चैप्टर का पहला टॉपिक भी है, मतलब शुरुआत यहाँ से हो रही है, और आखिरी टॉपिक भी है, मतलब खत्म भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये मैंने तुम्हें पूरा बता दिया कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे। हम लोग इस तरीके से मोशन के बारे में बात करेंगे जो सर्कुलर मोशन होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एनर्जी, एनर्जी के अंदर चेंजेस, इन एनर्जी के अंदर चेंजेस के अंदर ही तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी वगैरह आ जाती है। तो बहुत मजा आएगा तुम लोगों को इस चैप्टर में। तो केपलर्स लॉ के बारे में बात करूं, तो जो मैंने तुम लोगों को बोला है, रुको, जब मुझे छींक आती है ना, 2-3 एक साथ आती है, रुको। हाँ जी, तो ये जो प्लैनेट्स हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इन प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो सन के अराउंड रिवॉल्व करें। तो यही प्लैनेटरी मोशन को स्टडी करने के लिए 3 लॉज़ हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग प्लैनेटरी मोशन को थोड़ा-सा और समझेंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, अंजलि जैसे बच्चे पूरी क्लास में आएँगे। डू यू ऑल अंडरस्टैंड मी? प्लीज़ इग्नोर करना। टॉपिक के ऊपर रहना, टॉपिक से अनरिलेटेड जितनी भी बात है, केपलर्स लॉ को खत्म करने के बाद करेंगे। उससे पहले कोई चीज़ इतनी मैटर नहीं करनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स। डू आई हैव योर अंडरस्टैंडिंग? Do I have your cooperation? Because without that I cannot teach you, like you can expect कि भाई हम ये एक्सपीरियंस करते हैं अगर हम टीसी मैम की क्लास में जाए, टीसी दी सॉरी। ठीक है, ओके ग्रेट। तो केपलर्स का जो हमारा पहला लॉ है, एक बार ना ऐसे लिख लो, केपलर्स लॉज क्या है? लॉज गवर्निंग, लिखना, केपलर्स लॉज में आ जाएंगे लॉज गवर्निंग
the planetary motion around the sun. The planetary motion around the sun. सन के अराउंड जो प्लैनेटरी मोशन होता है, उन लॉज को एक्सप्लेन करते हुए लॉज, या फिर जिन लॉज के तहत ये मोशन होता है, वो हमारे केपलर्स के लॉज कहलाते हैं। इसके अंदर 3 लॉ है, जिसके अंदर जो पहला लॉ है वो कंसेप्चुअल है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। पहला लॉ आ गया लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या बोलता है? ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स करवाने से पहले ना, यहाँ पर एक बार जरा सा एलिप्स के बारे में जान लो। यहाँ पर इस तरीके से साइड में एक बॉक्स बना दो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ताकि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स अच्छे से समझ आए। यहाँ पर ना एलिप्स के बारे में जानो, और एलिप्स के बारे में जानने से पहले मेरी तरफ देखो। ठीक है, यहाँ पर देखना, इसको नोट डाउन मत करना। मान लो अगर बच्चों इस तरीके से मेरे पास 2 सिमिलर सर्कल्स आए, ठीक है, और इन दोनों सिमिलर सर्कल्स के अगर सेंटर कोइंसाइड करें तो क्या मैं बोल दूं कि मुझे सर्कल ही मिलता है? हाँ जी, अगर मेरे पास 2 सिमिलर सर्कल्स हो जिनके सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं तो मुझे सर्कल ही मिलता है। ये देखो सर्कल ही मिलता है। बट व्हाट इफ बच्चों, अगर इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से कि पहले वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पर था, ठीक है, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पर था, और तुम देख पा रहे हो कि दोनों सर्कल्स के जो सेंटर है कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ध्यान देना, उस सिनेरियो में ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है इसको एलिप्स बोला जाता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है इसको एलिप्स बोला जाता है। तो एलिप्स बन रहा है 2 सर्कल से जिनके सेंटर्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो जैसे सर्कल का सेंटर होता है, सर्कल का डायमीटर होता है, सर्कल का रेडियस होता है, कुछ ऐसे ही टर्म्स तुम्हें एलिप्स के बारे में भी पता होने चाहिए। तो अगर मान लो मैं इस सेंटर की बात करूं तो इसको मैंने फुकाई 1 बोल दिया, इस सेंटर की बात करूं तो इसको मैंने फुकाई 2 बोल दिया। अब ये बनाओ एक बार जरा सा अपने नोट्स में कि एलिप्स कब बनेगा। एलिप्स तब बनेगा जब हमारे पास 2 सर्कल्स हैं जिनके सेंटर्स कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर F1 और F2 क्या हो गया, यहाँ पर F1 और F2 मेरे पास हो गया 2 फोकाई ऑफ द एलिप्स। एलिप्स के 2 फोकाई हो गए क्योंकि 2 सर्कल से बन रहा है। तो 2 फोकस, फोकस का प्लूरल है फोकाई। तो जैसे 2 गर्ल नहीं बोलूंगी, 2 गर्ल्स बोलूंगी, वैसे 2 फोकस नहीं बोलूंगी, 2 फोकाई बोलूंगी। 2 फोकाई ऑफ द एलिप्स, ऑफ द एलिप्स। वैसे अब अगर मान लो बच्चों में सर्कल की बात करूं तो सर्कल का डायमीटर होता है। तो अगर मान लो मेरे पास ये सर्कल है, ये मेजर करूं तो सेम लेंथ, ये मेजर करूं तो सेम लेंथ, ये मेजर करूं तो सेम लेंथ, ये मेजर करूं तो सेम लेंथ। मतलब अगर मान लो मैं सेंटर को क्रॉस करते हुए अगर मैं सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाऊं, किसी भी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाऊं सेंटर को क्रॉस करते हुए, तो मुझे डायमीटर देता है। सारे डायमीटर्स इक्वल लेंथ के होते हैं। एलिप्स में ऐसा नहीं होता। एलिप्स में एक आगे मेरे पास ये वाली लेंथ जो एलिप्स को 2 टुकड़ों में बांट रहा है, इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस, क्योंकि छोटा है, ठीक है। और उसी तरीके से एक मेरे पास ये वाली लाइन आ गई जो हमारे एलिप्स को 2 टुकड़ों के अंदर बांट रहा है, लेकिन ये बड़ा है, सबसे बड़ी लाइन ये बन सकती है, तो इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आधी माइनर एक्सिस की बात करूं तो वो मेरा सेमी माइनर एक्सिस हो गया। ये मेरा बच्चों सेमी माइनर एक्सिस हो गया। और वैसे ही मान लो अगर मैं मेजर एक्सिस के 2 टुकड़े करूं, लिख लो आराम से, अगर मैं मेजर एक्सिस के 2 टुकड़े करूं, कि तुम यहां पर देख पा रहे हो ना, ये मेजर एक्सिस है, आधा ये आ गया, आधा ये आ गया, तो आधे टुकड़े को सेमी मेजर एक्सिस बोला जाता है। लिखो एक बार ये टर्मिनोलॉजीज एलिप्स से रिगार्डिंग। तो ये एक मैथमेटिकल टूल, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए ताकि तुम लोग केपलर्स लॉ की वर्डिंग्स में तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लिखो लिखो
जो करवा रही हूँ अंजलि उस पे ध्यान दीजिए, नोट मेकिंग शुरू कीजिए अगर आपको क्लास को अटेंड करना है। अगर आप सिर्फ क्लास में मुझसे बात करने आई हैं तो वेट करो जब तक ये टॉपिक नहीं खत्म होता। ये लिखना, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या बोलता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये बोलता है दैट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, planets revolve around the sun in elliptical path, revolve around the sun, not in circular path। जैसे अगर मान लो मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, गोल गोल चक्कर में नहीं कर रहा है। वो तो जब हम लोग छोटे थे, सोलर सिस्टम बनाते थे, तब ऐसे सोचते थे सन बीच में है, बहुत सारी सर्कुलर ऑर्बिट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं रिवॉल्व कर रहे हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, इन इलिप्टिकल पाथ where sun will be present, where sun will be present, कहीं पे भी नहीं प्रेजेंट होगा, दो फोकाई में से एक जगह कहीं पे प्रेजेंट होगा, will be present at one of the orbits foci, कि प्लैनेट सन के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं कि सच दैट वो एलिप्स में मूव कर रहे हैं और इसी एलिप्स के एक फोकाई के अंदर हमारा सन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मान लो अगर मैं यहाँ पर एक और फिगर बनेगा, मान लो मेरे पास ये एलिप्स है, ठीक है, जिसका एक फोकाई यहाँ पर है, एक फोकाई यहाँ पर है, तो सन इन दोनों फोकाईज में से एक फोकाई के ऊपर प्रेजेंट होगा। मान लो अगर वो ये वाले फोकाई के ऊपर प्रेजेंट है, समझना, अगर मान लो वो ये वाले फोकाई के ऊपर प्रेजेंट है तो सबसे पहले तो ये मेरे पास आ गई मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मेजर एक्सिस का जो ये वाला पॉइंट है, तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि सर्कल में जब हम लोग सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जाते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में जाए हमें रेडियस मिलता है, हर रेडियस सेम लेंथ का होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिकॉज ये सर्कल नहीं है, एलिप्स है। तो मान लो अगर सन यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक अलग डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ना दो पॉइंट्स लिख दो। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स तो हम लोगों ने कर लिया। दिस पॉइंट इज नियरेस्ट टू द सन, this point is nearest to the sun and this point is farthest away from the sun, farthest away from the sun। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर बेस्ड, अगर मान लो 3 क्वेश्चंस आए केपलर्स लॉ के ऊपर तो उसमें से 2 क्वेश्चंस के अंदर ये वाला लॉजिक तो लग ही रहा है, चाहे फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लॉ ऑफ एरियाज के ऊपर क्वेश्चंस हैं, या फिर लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स पे क्वेश्चंस हैं। फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन, ये प्लैनेट इस तरीके से इसके अराउंड रिवॉल्व करता होगा, ये हमारा सन। लिख लिया? इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कंसेप्चुअल है हमारा पहला लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। डन 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 डन। तो ये कंसेप्चुअल, पहले वाला जो हमारा लॉ है बिल्कुल कंसेप्चुअल, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल इक्वेशन नहीं आई, किसी तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब सेकंड लॉ के ऊपर आ जाओ, 3 लॉज हैं। सेकंड लॉ आ गया हमारे पास लॉ ऑफ एरियाज, law of areas, and law of areas is based on conservation of, this is based on conservation of angular momentum। एंगुलर मोमेंटम इस टॉपिक से आगे कभी नहीं आएगा और ये टॉपिक 10 मिनट का है। तो जिन बच्चों ने लास्ट की क्लास नहीं, मतलब लास्ट का चैप्टर नहीं किया है,
ठीक है, तुम लोगों को सिर्फ ये वाले टॉपिक में जो 10 मिनट का टॉपिक है पूरे चैप्टर में से, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, सुनना थोड़ा सा फिर भी तुम लोग समझ पाओगे, फिर एक बार तुम्हें एंगुलर मोमेंटम पता लग जाएगा तो सभी क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ एरियाज क्या बोलता है. लॉ ऑफ एरियाज ये बोलता है व्हेन द प्लैनेट, लॉ ऑफ एरियाज के कई तरीके हैं बोलने के. पहला ये आ गया, व्हेन अ प्लैनेट, when a planet is revolving around the sun, is revolving around the sun, तो अगर मेरे सिस्टम में सन और प्लैनेट दोनों है तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा. सो व्हेन अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, its angular momentum, its angular momentum about the position of the sun remains conserved. About the, its angular momentum about the position of the sun remains conserved. Remains conserved. पहला तरीका लॉ ऑफ एरियाज क्या है उसको बताने का. इसका मतलब अगर मैं दोबारा से ये वाला सेम फिगर बनाऊं कि मान लो ये मेरे पास इस तरीके से एलिप्स है, ठीक है, ये एलिप्स है और मान लो इस फुकाई के ऊपर इस तरीके से सन है. तो मान लो अगर मैं प्लैनेट की दो पोजीशंस ले लूं कि मान लो यहाँ पर m मास का प्लैनेट यहाँ पर था, जब वो यहाँ पर था उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मान लो उसकी वेलोसिटी v1 थी और सन से वो इस तरीके से r1 के डिस्टेंस के ऊपर था, r1 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर था. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई पहली पोजीशन. तो जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे प्लैनेट का सन की पोजीशन के अबाउट, जब वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, वो वाली वैल्यू कितनी आ गई, m1 v1 r1. लीनियर मोमेंटम m v1 का r1 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर. तो ये है वो एग्जैक्टली यही है वो पॉइंट जो उन बच्चों को नहीं समझ आएगा जिन्होंने पिछली क्लास नहीं अटेंड की है. बट ये इकलौते 10 मिनट है जहां पर पिछले चैप्टर का कुछ भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आ रहा है. तो 10 मिनट तुम लोग क्या करोगे, एडजस्ट करोगे. अब मान लो ये जो प्लैनेट है घूमता घूमता यहाँ पर आ गया, ठीक है. अब की बार वो जो हमारा सन है उससे r2 के डिस्टेंस के ऊपर है, उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है. तो मैं बोल दूंगी जितना एंगुलर मोमेंटम है इस प्लैनेट का सन की पोजीशन के अबाउट जब वो सेकंड पोजीशन के ऊपर है, इट इज mv2 r2. तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि जब मैं अपने सिस्टम के अंदर, समझो कि जब मान लो मैं अपने सिस्टम के अंदर लिख लूं, जब मैं अपने सिस्टम के अंदर जिस प्लैनेट के एंगुलर मोमेंटम को मैं निकाल रही हूं, ठीक है, उसके अंदर वो प्लैनेट और सन दोनों हो, तो इस सिस्टम के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इस सिस्टम के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा. इसका मतलब इस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा. इसका मतलब क्या, इसका मतलब मेरे पास आ गया mv1 r1 is going to be given by mv2 r2. तो मेरे पास आ गया v1 r1 is equal to v2 r2. इसका मतलब प्लैनेटरी मोशन में vr की वैल्यू कांस्टेंट रहती है. प्लैनेटरी मोशन में एक प्लैनेट की कितनी वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय वो सन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, वो वाली वैल्यू सेम रहती है, vr की वैल्यू कांस्टेंट रहती है. लिखना एक बार. यहां पर ए पॉइंट डाल दो, ए पॉइंट.
लिखो एक बार इसको। कौन सा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है ये भी लिख दो। ऑफ द प्लैनेट, एंगुलर मोमेंटम कौन सा कंजर्व्ड है ऑफ द प्लैनेट अबाउट द पोजीशन ऑफ द सन, अबाउट द पोजीशन ऑफ द सन। लिखो इसको, क्वेश्चन में करवाऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा। कंसेप्ट बोलने से समझ आ जाते हैं, समझाने से समझ आ जाता है, इक्वेशंस तो क्वेश्चंस की हेल्प से ही आएंगी। लिख लो एक बार। अबाउट द पोजिशन ऑफ द सन, ठीक है, रिटन। अब ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं तुम लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन दूं, एक मिनट, ठीक है। सारे पीवाईक्यू इंस्पायर्ड क्वेश्चंस हैं। मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये मेरे पास एक एलिप्स है, एक छोटे से क्वेश्चन से चलो यहां से मैं शुरू करती हूँ। सर्कल नहीं बनाना चाहिए बस मुझे। ये मान लो इस तरीके से एक एलिप्स है और जो हमारा सन है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो तुम्हें बोला हुआ है कि जब प्लैनेट इस सन से आर के डिस्टेंस के ऊपर होता है उसकी वेलोसिटी होती है 20 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मान लो जब वो प्लैनेट से, तो मान लो जब वो सन से 2r के डिस्टेंस के ऊपर है तब इस प्लैनेट की कितनी वेलोसिटी है वो पूछा हुआ है। कि जब ये प्लैनेट से आर, जब ये प्लैनेट सन से आर के डिस्टेंस पे है तो उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो अब एलिप्स है, तो अब एलिप्स है तो ऑब्वियसली बात है प्लैनेट सन से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो जब प्लैनेट और सन के बीच में 2r का डिस्टेंस है तब अर्थ की कितनी वेलोसिटी और प्लैनेट की कितनी वेलोसिटी है वो निकालना है। तो तुम बोलो कि भैया चाहे पहला वाला पॉइंट हो या फिर दूसरे वाला पॉइंट हो, वी आर की वैल्यू सेम होगी कि पहले वाले पॉइंट के लिए आ गया v1r1, दूसरे वाले के लिए आ गया v2r2, दोनों सेम होगा। तो मेरे पास आ गया 20 किलोमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय r इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय 2r। v की वैल्यू कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको तुम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे कि प्लैनेट के लिए हर पोजीशन के लिए वी आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वी आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब जब आप पहली पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन तक जा रहे हो अगर आर की वैल्यू डबल हो रही है तो वी की वैल्यू आधी हो जाएगी। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते, तुम्हारी मर्जी है। कुछ बच्चों को यूनिटरी मेथड इजी लगता है ना, प्रोपोर्शनैलिटी मेथड इजी लगता है, कुछ बच्चों को कैलकुलेशंस इजी लगते हैं, तो जैसे मर्जी सॉल्व करो। अब देखना, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम्हें पीवाईक्यू दिखाई देती हूँ, रुको, है ना, वेट, ये देखो। तुम कहोगे हैं दी ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैं कहूंगी अब क्या ही किया जा सकता है। ये देखो, दो पीवाईक्यूज करवाती हूँ। शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। एड्रॉप फील्ड, बट व्हाई? आ गया, ओके। तो एक बार ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेक्स्ट के दो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एकदम से गुड नोट्स, वाओ, एकदम से गुड नोट्स ना बच्चों, ये रिफ्रेश हो रहा है, अपडेट हो रहा है, हो गया। ओके। तो अब एक बार जरा सा ये देखिएगा, अब मान लो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलूं, ठीक है। तो एक 2018 का क्वेश्चन है, एक 2011 का क्वेश्चन है, इससे ऊपर पीवाईक्यूज नहीं है। मतलब कि अगर तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट यहां से क्या ही बनेगा यार, है ना। तो दो और क्वेश्चंस करते हैं, दोनों तुम देख पा रहे हो सेकेंड लॉ के ऊपर है, विच इज लॉ ऑफ एरियाज। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं
तो तुम्हें बोला हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन ए इज दिस मच, पोजीशन बी इज दिस मच, पोजीशन सी इज दिस मच। तो अगर एसी मेजर एक्सिस है, ठीक है, अगर यहाँ पर एसी मेजर एक्सिस है, एसबी सेमी माइनर एक्सिस है, यहाँ पर हमारा सन है, देखो सन यहाँ पर है और प्लैनेट ए पे भी था, बी पे भी था, सी पे भी था। तो जब वो ए पे था उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, बी पे था काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, सी पे था काइनेटिक एनर्जी कुछ थी। अब तुम्हें काइनेटिक एनर्जीज को यहाँ पर अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो तुम देखो ना, जब मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट की बात करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, हाफ इनटू मास ऑफ द प्लैनेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब इन तीनों पोजीशंस के ऊपर मुझे काइनेटिक एनर्जी डिफाइन नहीं करनी है, कंपेयर करनी है। तो क्या मैं बोल दूं कि तीनों पोजीशंस के ऊपर जो मास ऑफ द प्लैनेट है वो तो सेम ही है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, कि प्लैनेट की जितनी काइनेटिक एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें बताया था, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो नियरेस्ट है, मतलब ये वाले पॉइंट के लिए आर की वैल्यू मिनिमम है। तो ऑब्वियस ही बात है वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तुम देखो ना कि चाहे मैं ए पॉइंट के लिए वी ए आर ए डिफाइन करूं, बी पॉइंट के लिए वी बी आर बी डिफाइन करूं, सी पॉइंट के लिए वी सी आर सी डिफाइन करूं, ये तो सेम है ना। तो हर एक पॉइंट के लिए वी आर कांस्टेंट है। तो ये वाले पॉइंट के लिए बिकॉज आर की वैल्यू मिनिमम है तो वी की वैल्यू मैक्सिमम आ गई। तो अगर ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो ये ऑब्वियस सी बात है ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो ए पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तुम्हें एक ही जगह दिख रही है, दैट गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। वैसे अगर मान लो मैं सी पॉइंट के लिए बात करूं तो देखो जो सी पॉइंट है वो सबसे दूर है सन से, तो इसके लिए आर की वैल्यू मैक्सिमम है। तो अगर आर की वैल्यू मैक्सिमम है तो वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम होगी, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट के ऊपर, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट के ऊपर। ये देख लो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरीके से ये 2011 वाला क्वेश्चन देखना, तुम्हें बोला हुआ एक प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है। तो जब प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन है एट अ डिस्टेंस ऑफ r1, उसकी वेलोसिटी v1 है। और जब वो फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन है एट अ डिस्टेंस ऑफ r2, उसकी वेलोसिटी v2 है। तो अब ये सारी चीजें देखे तुमसे तुमसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि v1 और v2 का रेशियो निकालो। भाई अजीब बात है, जिस पॉइंट पे हमारा प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन है वेलोसिटी v1 है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन r1 है। जब वो फारदेस्ट अवे है वेलोसिटी v2 है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन r2 है। तो ये दोनों सेम ही तो होगा, vr की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। तो इस हिसाब से v1 बाय v2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, r2 बाय r1। ऑप्शन नंबर बी गिवन यू द करेक्ट ऑप्शन। डज दिस मेक सेंस? हाँ जी, डज दिस मेक सेंस कि हमारा केपलर्स का सेकंड लॉ ये बोलता है कि भैया देखो, अगर मैं अपने सिस्टम के अंदर प्लैनेट और सन दोनों को मानूं तो इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इस सिस्टम पे मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो सिंस रोटेशन सन के पोजीशन के अबाउट हो रही है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम सन की पोजीशन के अबाउट हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। इसका मतलब mvr हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, where m is the mass of the planet, v is the velocity of the planet at a point and r is the distance of that point from the center of the sun। तो vr की वैल्यू इन सारे के सारे पॉइंट्स के लिए सेम रहेगी। ये है एक तरीके से लॉ ऑफ एरियाज को देखने का। अब मैं इसका तुम लोगों को दूसरा तरीका बताती हूँ। तो अब यहां पर लिखो बी पॉइंट, अब यहां पर लिखो बी पॉइंट, ठीक है। मान लो अगर दोबारा से मैं इस एलिप्स की बात करूं, इस एलिप्स की बात कर लो और मान लो यहां पर सन है। तो अभी तक ना हम लोग पॉइंट्स को स्टडी कर रहे थे, जो हमारा केपलर्स का सेकंड लॉ है। इसके अंदर हम लोग दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज को और दो पॉइंट्स का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उसको कंपेयर कर रहे थे। तो अब तुम लोग बच्चों जरा सा एक बात बताओ, ठीक है। अगर मान लो मैं साइड में मैथमेटिक्स कर दूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो बच्चों मैं साइड में मैथमेटिक्स कर दूं तो क्या मैं बोल दूं कि अगर वी आर की वैल्यू कांस्टेंट है एक प्लैनेट के लिए अबाउट द पोजीशन ऑफ द सन,
तो वेलोसिटी हो जाता है मेरे पास dx by dt. सो dx by dt मल्टीप्लाइड बाय r कांस्टेंट है, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एरिया होता है, इसका मतलब dA by dt भी कांस्टेंट आएगा. dA by dt भी क्या आएगा, dA by dt भी कांस्टेंट आएगा. तो इसका दूसरा रूप क्या है, इसका दूसरा रूप यहां पर नीचे लिखो, इस फिगर को करेंगे अभी अपन मॉडिफाई. एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, नॉट लीनियर वेलोसिटी, dx by dt नहीं, एरियल वेलोसिटी. Aerial velocity of the planet about the position of the sun. Aerial velocity of the planet about the position of the sun. About the position of the sun remains conserved. Remains conserved during the motion of the planet around the sun. During the elliptical motion of the planet. During the elliptical motion of the planet around the sun. कि जब एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उस प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी है, मतलब कितना एरिया कवर किया है कितने टाइम में, dA by dt, उसकी वैल्यू सेम रहेगी. तो जैसे कि अब अगर मैं इसको हमारे फिगर में समझाऊं, पहले एक बार ये लिख लो, लिखो फिर मैं इसको समझाती हूँ. हाँ जी, मैंने क्या बोला है सुनना. जैसे कि मानो अब इसको समझाती हूँ, ठीक है, ये तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स की है. जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोलूंगी भैया प्लैनेट ना, ध्यान देना, मैंने तुम्हें बोला प्लैनेट मान लो यहां से लेके यहां तक आ गया, ठीक है, प्लैनेट यहां से लेके यहां तक आ गया. तो तुम लोग देख पा रहे हो कि सन की पोजीशन के अबाउट उसने जो एरिया कवर किया है दैट इज A1. मान लो इसको यहाँ पर टाइम लग गया यहां से लेके यहां तक आने में T1, तो एरियल वेलोसिटी इसकी होगी A1 T1. इसकी एरियल वेलोसिटी कितनी होगी, एरियल वेलोसिटी इसकी हो गई A1 T1 की. A1 का एरिया सन की पोजीशन के अबाउट कवर किया T1 टाइम में. अब मान लो आगे बाद में ये जो प्लैनेट है यहां से लेके यहां तक जाता है, इसका मतलब वो सन की पोजीशन के अबाउट, गौर फरमाना, इसका मतलब वो सन की पोजीशन के अबाउट ये वाला एरिया कवर कर रहा है A2, और मान लो इसने ये वाला एरिया कवर किया है T2 टाइम में. तो यहां पर इस प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी अबाउट द पोजीशन ऑफ द सन कितनी आ गई, A2 T2. तो एक मॉडिफाइड वर्जन है ये हमारे लॉ ऑफ एरियाज का, इसीलिए इसको लॉ ऑफ एरियाज बोला जाता है कि एक प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी अबाउट द पोजीशन ऑफ द सन हमेशा कंजर्व्ड होगी जब वो सन के अराउंड एलिप्स में मूव कर रहा है. इसका मतलब A1 by T1 is going to be given by A2 by T2. एरियल वेलोसिटी कंजर्व्ड रहती है एक प्लैनेट की. लिखो एक बार ये.
डन। ठीक है, अब ऐसे भी पीवाई क्यूज है, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखना, जैसे कि मान लो मैं तुम लोगों को एक ये वाला क्वेश्चन दे दूं कि भैया हमारा जो प्लैनेट है ना वो तो सन के अराउंड बढ़िया इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरीके से मूव कर रहा था। तो जब वो यहां से लेके यहां तक आया, ध्यान देना, जब वो यहां से लेके यहां तक आया उसने ए का एरिया कवर कर लिया टी के टाइम में। तो जब वो यहां से लेके यहां तक आ रहा है, ठीक है, जब वो यहां से लेके यहां तक आ रहा है, तो मान लो अगर वो 3a का एरिया कवर कर रहा है, 3a का एरिया कवर कर रहा है t1 टाइम में, फाइन t1 को t की टर्म्स में लिखो, t1 को t की टर्म्स में लिखो। तो तुम बोलो बोलो ना, एरियल वेलोसिटी सेम होती है एक प्लैनेट की। तीन चीजें है ना, एक तो एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का कंजर्व्ड रहता है, सन की पोजीशन के अबाउट, सन तो हमारा मूव कर ही नहीं रहा है, या फिर प्लैनेट के लिए वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रॉम द सन, ये वाली वैल्यू कंजर्व रहती है। ठीक है, और तीसरा हम लोगों ने इसी का मॉडिफाइड वर्जन ये देखा कि एक प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी भी कंजर्व्ड होगी सन की पोजीशन के अबाउट। तो यहाँ पर एरियल वेलोसिटी आ गई a बाई टी, यहाँ पर एरियल वेलोसिटी आ गई 3a बाई t1। तो बिकॉज एरियल वेलोसिटी यहाँ पर कंजर्व्ड है, देखो शुरू होते ही खत्म, बिकॉज यहाँ पर एरियल वेलोसिटी कंजर्व्ड है, तो पहले वाले पॉइंट के ऊपर जो एरियल वेलोसिटी थी दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर उतनी एरियल वेलोसिटी है, t1 की वैल्यू कितनी आ गई 3t। कोई दिक्कत? हाँ जी, बहुत जेन्युइन है, डिफिकल्ट टॉपिक है ही नहीं। मैं कह रही हूं कि तुम्हारे डिफिकल्ट जा चुका है, रोटेशनल मैकेनिक्स वाज डिफिकल्ट, अब एक बार तुमने देख लिया कि फिजिक्स कितनी ऊपर जा सकती है, दैट यू हैव कवर्ड, अब तो सब नीचे गए, तो तुम्हारे दिमाग के लिए समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये है हमारा केपलर्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, ये हमारा केपलर्स का सेकेंड लॉ विच इज लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों केपलर्स के तीसरे लॉ में, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। अब एक बार ना बच्चों ये वाली बात मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनना, लिखने से पहले लिसन टू मी। अगर मान लो हमारा जो प्लैनेट है इस तरीके से एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता, तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स ये बोलता कि इस प्लैनेट को मान लो, इस प्लैनेट को मान लो सन के अराउंड पूरा का पूरा एक चक्कर काटने में कैपिटल टी टाइम लगता है, और ये जिस सर्कल में घूम रहे हैं उसके रेडियस की वैल्यू आर है। ठीक है, उसके रेडियस की वैल्यू कितनी है, उसके रेडियस की वैल्यू हमारे पास आर है। तो तब लॉ ऑफ टाइम पीरियड ये बोलता कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। यहाँ पर कोई डेरिवेशन वेरिएशन नहीं है, और जो डेरिवेशन मतलब अभी नहीं है, इसकी जो एक्चुअल डेरिवेशन है, सोचो मुझे इतना अच्छा लगता है हर साल ये स्टेटमेंट देना, हमारी इस चैप्टर के पहले टॉपिक की जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक से हमें पता लगती है। तो अभी के लिए तो हम लोग सिर्फ सिंपली एग्जैक्टली मैं तुम्हें बताऊंगी दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। ठीक है, अगर मान लो ये जो प्लैनेट है हमारा क्या करता, प्लैनेट हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता, लेकिन प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है, ठीक है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो बिकॉज यहाँ पर रेडियस की एक मतलब, बिकॉज मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊं तो कुछ डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊं तो कुछ डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊं तो कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस लेते हैं। हम लोग यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस लेते हैं कि मान लो अगर मैं सेमी मेजर एक्सिस को, ठीक है, अगर आर मानू, तो टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके लिए जो सेमी मेजर एक्सिस की जो वैल्यू है उसका क्यूब। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। तो अगर तुम लोगों को, क्योंकि देखो यहाँ पर सन प्लैनेट से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर है, सॉरी सेम डिस्टेंस के ऊपर है, अगर सर्कुलर ऑर्बिट होता, यहाँ पर जो सन है बिकॉज प्लैनेट्स इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो प्लैनेट डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर है। तो अगर तुम्हें किसी भी एक फॉर्मूला में एक सिंगल डिस्टेंस लेना हो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइन करते हैं कि सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एवरेज डिस्टेंस कितना, इन सारे के सारे डिस्टेंसेस का एवरेज।
तो इन सारे के सारे डिस्टेंसेस का एवरेज सेमी मेजर एक्सिस बनता है। तो ये जो डिस्टेंस है कि अगर मैं आगे कभी भी बोलूं कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द अर्थ इज इतना, इसका मतलब मैं सेमी मेजर एक्सिस की बात कर रही हूँ। सो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। ये है लॉ। लिखवाती हूं अब मैं इसको, आ जाओ अब लिखते हैं। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ time period of a planet, square of time period of a planet is directly proportional to the cube of, is directly proportional, is directly proportional to the cube of its semi major axis, semi major एक्सिस, मेजर एक्सिस का आधा, जिसको हम लोग एवरेज डिस्टेंस मान लेते हैं जो सन और प्लैनेट के बीच में है। लिखना, square of time period of a planet is directly proportional to the cube of its semi major axis। ठीक है, तो मैं यहां पर बोल दूंगी टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। एक और इक्वेशंस को एक बार मुझे देखने दो, मैंने येलो में बंद किया हुआ है ना हर जगह, येलो में बंद किया हुआ है, येलो में बंद किया हुआ है। ठीक है, लिखना एक बार। लिख लो, फिर क्वेश्चन करवाती हूँ इसके ऊपर। बस यहाँ पर एक और चीज लिख लो क्योंकि हमारी डिटेल नोट्स है। सेमी मेजर एक्सिस is considered as the average distance, as the average distance between the planet and the sun, between the planet and the sun। क्वेश्चंस करवा दूं? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, सब करवाऊंगे। ईशा 2025, 2023, 2019, वन स्टेप एट ए टाइम। अभी जो करवा रही हूं उसके ऊपर ध्यान दो। जैसे कि मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो तुम लोगों को वर्बली दिया जाएगा, मैं तो थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बना देती हूँ। तो तुम्हें बोला जा रहा है कि मेरे पास है 2 एलिप्स, ठीक है, नहीं रुको, यहां पर मेरे पास देयर आर 2 planets अराउंड द सन, अराउंड द सन, ठीक है, एक 1 और एक 2, 2 प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। जो टाइम पीरियड है पहले वाले प्लैनेट का, मान लो वो 20 दिन है, कि 20 दिन में वो सन का पूरा एक चक्कर काट लेता है। और जो सेमी मेजर एक्सिस है पहले वाले की, इट इज डबल देन दी सेमी मेजर एक्सिस जो दूसरे वाले की है। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड प्लैनेट? ये बताओ, निकालो। इसको मैं कैसे पूछ सकती हूँ? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड प्लैनेट? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब कितना टाइम लग रहा है इस प्लैनेट को सन का एक चक्कर काटने में, सन के अराउंड एक चक्कर काटने में। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट 2? तो ये बिल्कुल मैथमेटिकल है, इसमें देखो ज्यादा कंसेप्ट है नहीं। क्या कंसेप्ट लगाओगे? तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू जो ऑर्बिट का रेडियस है, जो कि हमारे सेमी मेजर एक्सिस है, उसका क्यूब। तो मेरे पास फिर बाद में ये मेरे पास क्या हो गया? इसका मतलब क्या मैं बोल दूं टी स्क्वायर बाय आर क्यूब कांस्टेंट है, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब कांस्टेंट है, इसका मतलब T1 स्क्वायर बाय R1 क्यूब इज इक्वल टू T2 स्क्वायर बाय R2 क्यूब। खत्म। ओनली मैथमेटिकल, नथिंग कंसेप्चुअल। देख लो भैया, ओनली मैथमेटिकल, नथिंग कंसेप्चुअल। अब यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो।
तो ये मेरे पास आ गया 20 दिन, 20 दिन का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया R1 इज इक्वल टू 2R2, 2R2 का क्यूब इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर बाय R2 का क्यूब। तो तुम्हारे पास आ गया 20 दिन का स्क्वायर मतलब 400 दिन। ठीक है, 400 दिन, 400 दिन डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर। तो तुम्हारे पास T2 की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? T2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 100। T2 की वैल्यू कितनी आ गई? T2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ, T2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 50 डेज। ये देखो, एक और क्वेश्चन। ये सिंपल मैथमेटिक्स, आपने कोई कंसेप्ट नहीं लगाया, आपको एक इक्वेशन पता है, उस इक्वेशन के बेसिस पे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो मान लो तुम लोगों को बोला गया कि भैया 2 एलिप्स हैं सन के अराउंड। एक मिनट, तुम्हें बोला गया है इस तरीके से 2 एलिप्स है सन के अराउंड। मान लो सन यहां पर है, तो तुम्हें बोला हुआ है कि जो पहले वाला प्लैनेट है उसके लिए जो एवरेज डिस्टेंस है सन और प्लैनेट के बीच में उसको आर ले लो, और इसके टाइम पीरियड की वैल्यू को कैपिटल टी ले लो। तो जो हमारा मान लो दूसरा प्लैनेट है, ऑब्वियसली बात है दिस इज प्लैनेट 1 जो पहली वाली ऑर्बिट में है। ऑर्बिट चेंज हुआ तो प्लैनेट चेंज हुआ। मान लो ये मेरे पास प्लैनेट 2 है, ये आंसर तुम निकालोगे। इसके लिए जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दी सन एंड दी प्लैनेट है, जिसको सेमी मेजर एक्सिस बोला जाता है, दैट इज 3r। ठीक है, मान लो दैट इज 3r। तो सेकंड वाले प्लैनेट का टाइम पीरियड बताओ। या फिर मान लो, रुको रुको, क्वेश्चन ये है कि सेकंड वाले प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है इट इज 8t। तो R2 की वैल्यू बताओ, R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R बताओ कि 2 प्लैनेट्स है, अगर इसका सेमी मेजर एक्सिस R है, टाइम पीरियड T है, तो अगर इसका टाइम पीरियड 8t है तो इसका सेमी मेजर एक्सिस कितने के इक्वल टू है? सॉल्व करो, सॉल्व। हाँ जी, 4r होगा, देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो मुझे अच्छे से पता है कि देखो भैया, अगर हम लोग प्लैनेटरी मोशन की बात करें, अगर हम लोग प्लैनेटरी मोशन की बात करें तो t का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब। तो मेरे पास आ गया ना, T1 का स्क्वायर बाय T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब बाय R2 का क्यूब। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, T1 की वैल्यू को हमें T लेना है, T2 की वैल्यू को हमें 8t लेना है। सो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाय R2 का क्यूब। R1 बाय R2 का क्यूब, तो R1 को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वो मेरे पास R आ जाता है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन से, इसमें ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास आ गया 1/64। 1/64 इज इक्वल टू R/R2 का क्यूब। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर क्यूब कर दूं तो मेरे पास आ गया 1/4 इज इक्वल टू R/R2। तो तुम्हारे पास आ गया R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R। डन, हर तरीके का पीवाईक्यू कवर्ड। ये था हमारा बच्चों पहला टॉपिक जिसका नाम था केपलर्स लॉस। ये हैं केपलर्स के 3 लॉज, और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं केपलर्स के हमारे पहले लॉ में। तो देखो पहला टॉपिक खत्म हो गया, बट आई डू नॉट बिलीव तुम लोग को दिक्कत हुई होगी इनको समझने में कि एक्चुअली में ये है क्या, ये किस तरीके की बातें करते हैं और इनके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, अब टॉपिक से अनरिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात है तो मुझे बता दीजिए, और फिर बाद में हम लोग हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर जाएंगे, जो कि है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रुप का लिंक मैंने दिया था, प्लीज टाइम पे ज्वाइन किया करो भाई। क्लास में ही दिया था, आज की क्लास में ही दिया था, अब नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करोगे। व्हाट्सएप सॉरी WEP की DPP आप पे दे दो दी, ठीक है। एक और बार शेयर कर रही हूँ, दोबारा से ग्रुप लिंक शेयर नहीं होगा इस क्लास में, देन यू वुड हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। एक और बार ग्रुप लिंक दे रही हूँ, अगर इस लिंक से ज्वाइन नहीं होता है अभी तो क्लास खत्म होने के बाद ज्वाइन कर लेना, ग्रुप लिंक यही है, वेट। अरे ऐप पे वही तो देती हूँ जो तुम्हें ग्रुप पे भी देती हूँ, बच्ची बोल रही है कि ऐप पे भी डाल दो वो, क्योंकि शायद से मैंने ऐप के ऊपर अपलोड नहीं की होगी। हाँ जी, फ्लूइड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स मैं ही करवाऊंगी, ऑर्डर में चलेंगे, आगे पीछे नहीं कर रहे हम लोग चैप्टर्स को। जैसे कि इस चैप्टर के बाद क्या आता है, इस चैप्टर के बाद ही आता है क्या सॉलिड्स और फ्लूइड्स, सॉलिड्स फ्लूइड्स थर्मल, यस। तो इस चैप्टर के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फिर फ्लूइड्स, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, KTG, SHM वेव्स, बिल्कुल ऑर्डर में ही चलेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे हम लोग कुछ भी। ठीक है, दोबारा से जो क्लास के क्वेश्चंस और DPP के क्वेश्चंस है वो रिवाइज करो। मैम आप रिवीजन ब्रेक दोगे क्या? रिवीजन ब्रेक की जरूरत ही नहीं है जब तक पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर सॉरी पूरा का पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता है। देखो रिवीजन ब्रेक तुम लोगों को बायो और केमिस्ट्री में तो मिल जाएगा, द रीजन बीइंग के बायो का सिलेबस यूं खत्म होता है और केमिस्ट्री में तो चैप्टर्स ही नहीं है खत्म होने के लिए, तुम समझ रहे हो, तो वहां पर रिवीजन ब्रेक दे सकते हैं। मैं अभी बिना सिलेबस कंप्लीट करवाए रिवीजन ब्रेक कैसे दूंगी? मैं तुम्हें रिवीजन करवा सकती हूँ बहुत बार, जैसे मैंने तुम लोगों को ओरिएंटेशन में भी बताया था, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा डिटेल रिवीजन होगा, फिर हमारा क्विक रिवीजन होगा, फिर सिर्फ रिवीजन होगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की हेल्प से, तो आगे हमारे 3-4 रिवीजन पड़े हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन टू दिस आइडिया कि बच्चों को रिवीजन ब्रेक देने की रिक्वायरमेंट है सिलेबस कवरेज के बीच में, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दिवाली पे डेफिनेटली तुम लोगों को 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। चलो बच्चों, कंटिन्यू करते हुए मैं अब हमारी आज की इस क्लास को, अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर। सेकंड टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स। जिन बच्चों का बैकलॉग रह गया है या फिर जिन बच्चों ने थोड़ा सा लेट शुरू किया है प्रिपरेशन, तो हमारे लिए एक यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ कि किस तरीके से तुम्हें कोप करना है। अभी ऑब्वियसली बात है 1 मिनट का के जवाब देने से मैं जवाब तो दे दूंगी, तुम्हें भी लगेगा कि टीचर ने आंसर कर दिया, बट वो इफेक्टिव नहीं होगा, तो इसको हम लोग 10 से 15 मिनट देंगे कि अगर मान लो तुम्हारा बैकलॉग रहता है अब भी फिजिक्स के 3-4 चैप्टर्स का, या फिर इससे पहले सारे के सारे चैप्टर्स का, तो अब कैसे डील करना है सच दैट तुम दिसंबर के एंड तक उन्हीं बच्चों, मतलब जो चीजें कवर हुई हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू उन्हीं बच्चों के इक्वल टू हो जाओ जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीटली इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे, जो बच्चा ज्यादा टाइम दे रहा है उसके पास तो ज्यादा है ही, ये तो कोई दो राही बात नहीं है, ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड है। बट उन्होंने जो काम किया है सिलेबस कवरेज में, वो काम तुम्हारे काम के इक्वल टू हो जाए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन अ यूट्यूब वीडियो, अभी के लिए टॉपिक से अनरिलेटेड मुझे बात नहीं चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है ना, अभी तक हम लोगों को ग्रेविटी के बारे में क्या पता है, जब हम छोटे बच्चे थे तब हमने देखा कि हाँ भाई बात तो सही है कि जो सेब है नीचे ही गिरता है, ये जो सेब है ऊपर तो नहीं जाता। तो हम लोगों के दिमाग में ये आइडिया था कि मे बी ग्रेविटी वो चीज है जिसकी वजह से अगर कोई भी चीज को, मतलब ग्रेविटी वो फिनोमेना है, हम तब फिनोमेना सोचते थे कि ग्रेविटी वो फिनोमेना है कि अगर मैं कोई भी बॉडी को छोड़ दूं तो हमेशा अर्थ की टुवर्ड जाती है। बट ग्रेविटी तुमसे मुझसे अर्थ से इस यूनिवर्स से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली एक ऐसा फोर्स है जो दो बॉडीज के ऊपर लगता है, अगर उन दोनों बॉडीज के बीच में मास है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उन दोनों बॉडीज के बीच में कितना डिस्टेंस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उन दोनों बॉडीज के बीच में कितना मीडियम है, कैसा मीडियम है।
अब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग डिकोड करेंगे आज की बची हुई क्लास में और नेक्स्ट क्लास में, तो वन स्टेप एट ए टाइम हौली हौली समझते हैं. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्टिव, is the attractive, it is always attractive in nature. Gravitational force is the attractive mutual force between two bodies having mass, mutual force between two bodies having mass. अगर मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना हो, ठीक है, हौली हौली समझते हैं इसको. फॉर्मूलाज वगैरह तो बाद में आएंगे, पहले तो हम लोग समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को. तो पॉइंट नंबर ए समझो. पॉइंट नंबर ए आ गया ये मेरे पास. पॉइंट नंबर ए आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स है. पॉइंट नंबर ए आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स है. इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है तो वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर सकता है, मैकेनिकल एनर्जी कभी चेंज नहीं कर सकता. म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है. ये क्या है बच्चों, एक म्यूचुअल फोर्स है कि मान लो अगर यहाँ पर बॉडी आ गई m1 मास की, यहाँ पर बॉडी आ गई m2 मास की, तो मान लो अगर इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया पहले वाली बॉडी के ऊपर बिकॉज ऑफ द सेकेंड बॉडी, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया ऑन द सेकेंड बॉडी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट बॉडी. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि जितने फोर्स के साथ पहली वाली बॉडी अट्रैक्ट हो रही है दूसरे की वजह से, और जितने फोर्स के साथ दूसरी वाली बॉडी अट्रैक्ट हो रही है पहले वाले की वजह से, वो सेम है. इसका मतलब कि अगर मान लो ये पेन है, अगर इस पेन के ऊपर अर्थ की वजह से 3 न्यूटन का फोर्स लगा, तो वही 3 न्यूटन का फोर्स अर्थ के ऊपर भी लग रहा है इस पेन की वजह से. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ म्यूचुअल फोर्स. कोई क्यों क्या नहीं चाहिए टॉपिक के स्टार्टिंग में कभी भी. ये चीज ना गांठ बांध लो अपने दिमाग में इस चीज की. डाउट का मतलब आपने बताया हमें समझ नहीं आया, मैं बोल रही हूँ मैंने तो बताना ही नहीं शुरू किया. म्यूचुअल फोर्स है, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इज बाय द वर्च्यू, नहीं इसको सिंपल टर्म्स में लिखाती हूँ. ग्रेविटेशनल फोर्स only acts between bodies having mass, only acts between bodies having mass. तो जैसे कि मान लो अगर मैं फोटॉन्स की बात करूं, तो जब फोटॉन्स रेस्ट के ऊपर है ना, उनका मास नहीं होता. ये इसका एप्लीकेशन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सिर्फ उन्हीं दो बॉडीज के बीच में लगता है जिन दोनों बॉडीज का मास है. इसका मतलब मैं यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट लिख सकती हूँ. टू फोटॉन्स एट रेस्ट, क्योंकि फोटॉन जब रेस्ट के ऊपर है उसका मास नहीं है. रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज 0. टू फोटॉन्स एट रेस्ट will not exert gravitational force on one another, on ये क्या हो रहा है, on one another. ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओ यार स्पेलिंग गलत क्यों लग रही है, ई आएगा ना. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम, कि दो बॉडीज के बीच में जो मीडियम है, कैसा मीडियम है भी कि नहीं है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता.
Gravitational force is independent of the nature of the medium between two bodies. Between two bodies. F पॉइंट आ गया. इसके जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं उनको ग्रेविटॉन्स बोला जाता है. एक्सचेंज पार्टिकल्स को ग्रेविटॉन्स बोला जाता है. एक्सचेंज पार्टिकल्स का ना एक बार लॉजिक सुन लो. ये वाला जो लॉजिक है चैप्टर नंबर 1 में होता था, द फिजिकल वर्ल्ड, अब जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस होता था कि भाई 4 तरीके के कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, उनमें से एक फोर्स ये भी है. तो वहां पर बताया जाता है कभी भी अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स लग रहा है ना, तो कुछ ऐसी चीज है जो दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक्सचेंज हो रही है, तब जाके दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा पा रहे हैं. उनको एक्सचेंज पार्टिकल्स बोला जाता है. और एक्सचेंज पार्टिकल्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, उनको बोला जाएगा ग्रेविटॉन्स. इससे ऊपर कुछ नहीं. आगे ग्रेविटॉन्स के बारे में कहीं कोई बात नहीं चलेगी. वीकेस्ट ऑफ, दिस इज द वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स. कि 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उनमें से वीकेस्ट है ये, वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स. देखना, जब मैं अगर मान लो यहां पर भी अगेन ये बिकॉज चैप्टर नंबर 1 से आ रहा है, थोड़ा सा बता देती हूँ. देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. हमें इन फंडामेंटल फोर्सेस को नहीं स्टडी करना है, मुझे बस बताना है ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, और उनमें से वीकेस्ट आ जाता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. एक आ जाता है मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, एक हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसके बारे में बात होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिक फिजिक्स में. ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती है इस चैप्टर में. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात होती है न्यूक्लियर चैप्टर में ऑफ क्लास 12 फिजिक्स. तो ये 3 तरीके के फोर्सेस तो तुम लोग डिटेलिंग में पढ़ोगे. और एक आ जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में कहीं कोई बात नहीं होगी. तो 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारे यूनिवर्स में, और उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से जो वीकेस्ट फोर्स है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. लिख लो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उनमें से वीकेस्ट है, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा इस चैप्टर में. लिखिए, लिखो. वैक्यूम में भी होता है, बोला तो यहाँ पर लिख तो दिया यार. प्लीज टॉपिक के ऊपर ध्यान दिया करो जब वो टॉपिक पढ़ाया जाए. मैंने यहाँ पर बोला था ये लिखते हुए कि, और ये मेरी दूसरी तीसरी रिपीटेशन थी, ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में कितना लग रहा है डज नॉट डिपेंड ऑन क्या मीडियम है, मीडियम है भी कि नहीं है. मीडियम ना होने का मतलब वैक्यूम होता है, डज नॉट डिपेंड. और सारे बच्चे अभी डाउट्स अपने पॉकेट में रखेंगे जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता है. डन 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 डन. ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे चलते हैं. ठीक है, एच पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो समझना, मान लो अगर मेरे पास 2 बॉडीज है, ये मेरे पास आ गई m1 के मास की, ये मेरे पास आ गई m2 के मास की, और मान लो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू r है. ठीक है,
तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बच्चों, ये जो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हमें अच्छे से पता है कि अगर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स 3 न्यूटन है, तो ये वाली बॉडी अट्रैक्ट हो रही है 3 न्यूटन से, ये वाली बॉडी अट्रैक्ट हो रही है 3 न्यूटन से। इतना तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब मैं उस 3 न्यूटन के बारे में बात कर रही हूँ। तो जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा, मतलब जितना बड़ा m1 मास होगा, जितना बड़ा m2 मास होगा, उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। और बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ये देखना कि अगर मान लो मेरे पास एक ये सिस्टम है जिसके अंदर दो मासेस हैं m1 और m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं बोल दूंगी कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, डायरेक्शन तो हमें पता ही है, तो अब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज द फॉर्मूला कि अगर दो मासेस हैं m1 और m2 सच दैट उन दोनों के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू r है, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये है वो फॉर्मूला। ये है वो फॉर्मूला, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दिस इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब क्या? इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब क्या? इट्स वैल्यू डज नॉट depend on the nature of the medium, does not depend on the nature of the medium। इसकी वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये लिख लो। मैं ये भी बोल सकती हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। अगर मैं इस तरीके से देखूं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द magnitude of gravitational force, magnitude of gravitational force between two bodies of unit mass, between two bodies of unit mass placed at a distance of 1 meter from one another, placed at a distance of 1 meter from one another। कि अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि दो बॉडीज है, दोनों का 1 kg मास है, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी 1 मीटर है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। लिखो एक बार। लिखिए।
हाँ जी, ऑडिबल, विजिबल। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स और डायमेंशंस देखेंगे, फिर क्लास की छुट्टी, बस। ठीक है, देखो, सिर्फ यूनिट्स एंड डायमेंशंस देखेंगे, फिर इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था। तो मान लो अगर मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन दूं, व्हाट आर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये चीज याद नहीं रखी जाती, निकाली जाती है। व्हाट आर द units and dimensions, what are the units and dimensions of gravitational constant? ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ये चीज निकाली जाती है, याद नहीं की जाती। तो एक इक्वेशन याद करो जहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो मेरे पास फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास का स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो गया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर बाय मास का स्क्वायर। तो अगर मान लो मैं बच्चों यहां से यूनिट्स निकालूं, तो यूनिट्स मुझे दिख ही रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, जिसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जिसके टर्म्स में मैंने तुम लोगों को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये वाली वैल्यू बताई थी। एसआई यूनिट है ये, ऑब्वियस सी बात है, इसकी एसआई यूनिट्स ये हैं। और वैसे अगर मुझे यहाँ पर डायमेंशंस निकालने हो तो यहीं से निकाले जाते हैं, हम लोग याद नहीं रखते। तो फोर्स का हो गया मेरे पास मास इंटू एक्सेलरेशन mlt -2, डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया l का स्क्वायर, और मास का स्क्वायर आ गया m का स्क्वायर। तो ये देख लो, ये तुम्हारे पास आ जाएगा m-1 L3t-2। हाँ जी, कोई दिक्कत? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिस्कशन हम लोगों ने शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग फोकस कर सकते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास एवरीवन। ये नोट कर लेना, ये हमारी आज की क्लास थी। ग्रेविटेशन के चैप्टर को हम लोगों ने शुरू कर दिया है, जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी कल की क्लास में, जो सुबह 8 बजे होगी। ठीक है, ओके बच्चों, ओके, दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको आज की क्लास पसंद आई हो, केपलर्स लॉज में दिक्कत नहीं हुई हो, और ग्रेविटेशनल फोर्स को कितने डिटेलिंग में हम लोगों ने थियरी भी कवर की है, उसको देख के मजा आया हो। ठीक है, ओके बच्चों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो, इसी तरीके से चहकते रहो, खुश रहो, है ना। अभी तुम्हारी लाइफ में नीट एक चैलेंज है, आगे और भी चैलेंजेस आएंगे, तो ये भी सीखो कि किस तरीके से चैलेंजेस के साथ डील करना होता है, और किस तरीके से चैलेंजेस इज इक्वल टू माई लाइफ को ऐसे इक्वलाइज नहीं करना होता। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय।